हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में सम्राट हैं और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं। शासन की समस्त शक्ति सम्राट में निहित है, लेकिन वास्तविक तौर पर सम्राट के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा इन सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का बहुत महत्व है। इसलिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब की आधारशिला या राज्य के जहाज़ का परिचालक चक्र या हाइफन आदि कहा गया है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का महत्व यदि हम देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। उसका कारण ये है कि सभी देशों में कार्यपालिका का महत्व बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए संसद की तुलना में वहाँ पर भी कार्यपालिका का महत्व बढ़ा है। और कार्यपालिका के अंतर्गत क्योंकि हम सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को शामिल करते हैं और वास्तविक तौर पर शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल बहुत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाली एक शक्तिशाली संस्था है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषता हैं। पहली विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ब्रिटेन में क्योंकि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है और वहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये घनिष्ठ संबंध हम कुछ तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं। पहला तो कार्यपालिका के सदस्य होने के लिए ज़रूरी है कि वो व्यवस्थापिका के सदस्य हों, अर्थात मंत्रिमंडल का सदस्य वो ही बन सकता है जो कि संसद का सदस्य भी हो। क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए उनके द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी भाग लिया जाता है। कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका अर्थात लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा सकती है। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की दूसरी विशेषता है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी। मंत्रिमंडल के सदस्य लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य लोक सदन के प्रति या संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि लोक सदन के द्वारा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, अर्थात एक व्यक्ति के कार्य के लिए सभी मंत्री उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिमंडल का इसी सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की तीसरी विशेषता है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सहजातीयता। इसका तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर ब्रिटेन में क्योंकि द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है और द्विदलीय प्रणाली होने के कारण किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और यदि कभी किन्हीं परिस्थितियों में मिलीजुली सरकार बनती है, उस स्थिति में जो सरकार में सम्मिलित होते हैं राजनीतिक दल, उनके सदस्य उन्हीं राजनीतिक दल के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो सामान्य तौर पर एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। चौथी विशेषता है गोपनीयता का सिद्धांत। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही होंगी उनके संबंध में
गोपनीयता का पालन करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के अंतर्गत जो बातें कही जाती हैं मंत्रियों के द्वारा, अपने जो मत व्यक्त किए जाते हैं, उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और मंत्रिमंडल की कार्यवाही की गोपनीयता का सभी सदस्य पालन करते हैं। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता एक ये है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यदि हम देखें तो प्रारंभ में ब्रिटेन में राजा के द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की जाती थी, लेकिन जॉर्ज प्रथम के समय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने के कारण और राजनीति में कोई रुचि ना होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और उसके बाद से जिस व्यक्ति के द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की जाने लगी उसे प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। उसके बाद से ये परंपरा पड़ गई है कि सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत सामान्य तौर पर बहुमत के आधार पर या सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णायक मत की स्थिति में प्रधानमंत्री का मत मुख्य होता है। विभिन्न मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, उनका पद पर बने रहना, ये सब प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर होता है। तो मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये सारी विशेषताएं ब्रिटिश मंत्रिमंडल की हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन। ब्रिटेन में मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। सबसे पहले सम्राट के द्वारा, आम निर्वाचन के बाद सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सामान्य तौर पर बहुमत दल का जो नेता होता है, ब्रिटेन में यह परंपरा है कि बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। सम्राट के द्वारा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। एक तरह से अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है और इस बारे में प्रधानमंत्री का मत ही अंतिम होता है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहता है, सम्राट के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यह ज़रूरी है कि वो संसद के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह की अवधि के अंतर्गत संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। ब्रिटेन में सामान्य तौर पर एक परंपरा है कि मंत्रिमंडल में दोनों सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है और सामान्यतः वहाँ लॉर्ड सभा में से 3 या 4 कैबिनेट स्तर के मंत्री लिए जाते हैं और बाकी मंत्री लोक सदन में से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों को उनकी भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय के प्रतिनिधित्व, उनकी योग्यता आदि के आधार पर नियुक्त करता है। सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री राजनीतिक दल में उनकी स्थिति आदि को ध्यान में रखते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन दल में उनकी स्थिति आदि को भी व्यावहारिक तौर पर ध्यान में रखा जाता है। 1937 के सम्राट के परिनियम के अनुसार वहाँ पर कम से 20 मंत्री पद वर्णित किए गए हैं, लेकिन मंत्रियों की संख्या कितनी होगी ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। इस तरह से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। ब्रिटेन में
हम क्योंकि मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक प्रकार की संस्थाएं नहीं हैं। मंत्रिपरिषद एक व्यापक संस्था के रूप में, जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री, संसदीय उप सचिव आदि को और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत उन सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जो महत्वपूर्ण विभागों के सदस्य होते हैं, और सामान्य तौर पर इन मंत्रिमंडल की बैठक में ये सदस्य ही उपस्थित रहते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कुछ अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर है आकार संबंधी। क्योंकि मंत्रिपरिषद एक व्यापक संस्था है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 80-90 के आसपास सदस्य सम्मिलित होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है, जिसके अंतर्गत 18-20 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। तो आकार के दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है और मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। पद के दूसरा इनमें अंतर है पद संबंधी। मंत्रिमंडल के अंतर्गत महत्वपूर्ण विभागों और विशेष विभागों के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्यों, दूसरा मंत्रिमंडल के विशेष विभागों के बिना विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में तीसरा अंतर कार्य और शक्ति संबंधी है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत क्योंकि विभागों के विशेष विभागों के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, कैबिनेट की जब भी मीटिंग होती है या महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य प्रमुख प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए प्रशासन से संबंधित उन विभागों से संबंधित नीति निर्धारण का जो कार्य किया जाता है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रिमंडल के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं और ये शक्तिशाली विभागों के मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में क्योंकि विभिन्न तरह के मंत्री सम्मिलित होते हैं, मंत्रिमंडल के अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं जिनके विभाग कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, या जो राज्य मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के अधीनस्थ मंत्री होते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद की कार्य और शक्तियाँ मंत्रिमंडल की तुलना में कम होती हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ। ब्रिटेन में क्योंकि सम्राट नाममात्र की संस्था है और वास्तविक तौर पर जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सम्राट को परामर्श देने का कार्य मंत्रिमंडल का है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल की वास्तविक तौर पर जिन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है उसके आधार पर मंत्रिमंडल को संपूर्ण शासन तंत्र का प्रमुख आधार कहा गया है, या एक ऐसा, जॉन मैरियट ने कहा है कि ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि सम्राट की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल सबसे महत्वपूर्ण अंग और संस्था है। मंत्रिमंडल की शक्तियां निम्न हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी। ब्रिटेन की कार्यपालिका के अंतर्गत सम्राट और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत इन सबको सम्मिलित किया जाता है। सम्राट की जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं वो नाममात्र की हैं और वास्तविक तौर पर उनका प्रयोग
मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर करता है। तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं समस्त रूप से उनका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में मंत्रिमंडल के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें से पहला कार्य है मंत्रिमंडल का कि ब्रिटिश राष्ट्र की क्या नीति होगी, इसका निर्धारण करना मंत्रिमंडल का कार्य है। आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों की क्या नीति होगी और दूसरे देशों के साथ संबंध में ब्रिटेन की क्या नीति होगी, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इस तरह राष्ट्रीय नीति आंतरिक क्षेत्र में और वैदेशिक क्षेत्र में निर्धारित करने का कार्य मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल के द्वारा ही कार्यपालिका का जो सर्वोच्च नियंत्रण है वो मंत्रिमंडल के हाथ में है। ब्रिटेन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में क्योंकि विभिन्न जो विभाग हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, वो अपने विभागों से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं, उसकी क्या नीति होगी इसका निर्धारण करते हैं और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको निर्देश देने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। संसद में जब मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्रिमंडल के सदस्य को देना होता है। इस प्रकार संसद में प्रशासन की नीतियों के बारे में बताना, प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए गए इन सब के बारे में बताने का जो कार्य किया जाता है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की दूसरी जो शक्ति है वो है व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थापक और कार्यपालिका के अंतर्गत घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापक अर्थात संसद के सदस्य होते हैं और संसद के सदस्य होने के कारण कानून निर्माण में उनके द्वारा भाग लिया जाता है। वर्तमान समय में क्योंकि कानून निर्माण का कार्य बहुत जटिल हो गया है, इसलिए अधिकांशतः जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही किए जाते हैं। विधेयकों का प्रारूप करवाने और मंत्रिमंडल संसद में उन्हें प्रस्तावित करने और बहुमत के समर्थन से पास करवाने का जो कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। सामान्य तौर पर मंत्रिमंडल के सदस्य क्योंकि बहुमत दल के सदस्य होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो पारित हो जाता है, क्योंकि बहुमत उनके दल के सदस्य उसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा सम्राट को व्यवस्थापक का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने का अधिकार है और सम्राट ये कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा ही करता है। संसद में सम्राट जो संबोधन देता है उस संबोधन को या भाषण को तैयार मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट को लोक सदन को विघटित करने का अधिकार है और लोक सदन को विघटित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। तो यदि हम व्यवस्थापन के संबंध में देखें तो मंत्रिमंडल की शक्तियां व्यापक हैं। विधेयकों का कानूनों का निर्माण करने में उसकी अब मुख्य भूमिका है और कानून निर्माण का अधिकांश कार्य अब मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। लोक सदन को विघटित करवाने की उसकी शक्ति है, संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का परामर्श देने के उसके पास अधिकार है। तो व्यवस्थापन की जो अधिकांश शक्ति है वो अब मंत्रिमंडल के पास आ गई है। मंत्रिमंडल का तीसरा कार्य है वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण
करके उसे संसद में प्रस्तुत करना मंत्रिमंडल का कार्य है। बजट तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री के निर्देशन में किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के आय और व्यय से संबंधित मदों को दिया जाता है और सभी विभाग इसमें सहयोग करते हैं। इसलिए बजट मंत्रिमंडल के द्वारा ही या वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सामान्य तौर पर मंत्रिमंडल की सहमति के बिना कोई कटौती नहीं की जाती, क्योंकि बजट का पारित नहीं होने का तात्पर्य है सरकार का विश्वास खोना, और बहुमत दल के कोई भी सदस्य नहीं चाहेंगे कि उनके दल की सरकार गिरे। तो जिस रूप में बजट सामान्य तौर पर प्रस्तुत किया जाता है उसी रूप में संसद के द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल की चौथी शक्ति है सम्राट को परामर्श देने संबंधी। कार्यपालिका शक्तियां सम्राट में निहित हैं, लेकिन सम्राट अपनी उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं कि राजा के द्वारा उपाधि और सम्मान का वितरण किया जाता है और इनका वितरण वो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर करता है। राजा के द्वारा अपराधियों की सज़ा को माफ़ करने और कम करने का अधिकार है और अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल और विशेष तौर पर सम्राट गृह मंत्री के परामर्श पर करता है। महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट मंत्रिमंडल के सदस्यों के परामर्श पर करता है। ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में जो भी नियुक्तियां की जाती हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर की जाती हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिकार और शक्तियां बहुत व्यापक हैं और इसी कारण ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को बहुत महत्वपूर्ण या संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार बताया जाता है।